हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे, ये आपका जो अध्याय है 1। तो इसमें हमने सबसे पहले भारत और विश्व के बारे में बात कर लिया। उसके बाद हम बात करेंगे यूरोप के बारे में बात कर लिए, और पूर्वी रोमन साम्राज्य पश्चिमी रोमन साम्राज्य का जो है पतन किसने किया और रोमन साम्राज्य किसने बसाया। तो एक जो है गणराज्य, रोमन गणराज्य से उठकर एक नेता जो है रोमन साम्राज्य बसाया। कब बसाया? वो 27 ईसा पूर्व पहले, यानी ईसाइयों के 27 वर्ष पहले बसाया। उसके बाद आर्टिकल में जो संविधान होता है उसमें कितने अनुच्छेद होते हैं? 395। तो 395 में, सन 395 में वो रोम साम्राज्य है, उसकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई, आबादी, और उसे दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य पश्चिमी रोमन साम्राज्य। और पहले वो अलग अलग था, उसके बाद वो एक किया गया, रोमन साम्राज्य एक किया, और एक करने के बाद जो है दो भागों में बांट दिया। जब दो भागों में बांट दिया तो ये रोमन साम्राज्य एक तरफ पूर्वी भाग की राजधानी जो है कुस्तुनतनिया हो गई, और पश्चिमी की रोम हो गई। हमने ये आपको डिस्कस करके बता दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो है ये पूर्वी जो है रोमन साम्राज्य ये फलता फूलता रहा, ये फलता फूलता रहा। कई राजा जो हैं इस पर राज्य किए, और इसी वक्त जो है सामंत व्यवस्था लागू हुई। और सामंत व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? ये देखिए, फ्यूडलिज्म। इसी सामंत व्यवस्था को हम सब लोग फ्यूडलिज्म कहते हैं। ये क्या है, कैसे लागू हुआ, कब लागू हुआ, ये सब हम बात करेंगे। और पहली बात, जब ये दो भागों में बटा तो वहाँ से एक नया समाज और नई शासन व्यवस्था पैदा हो गई, क्योंकि जो है रोम की अलग हो गई, और ये जो बैजेंतनिया यानी कुस्तुनतनिया जो थी, इसका जो है एक नया शासन और नई व्यवस्था, नया समाज की शुरुआती हो गई। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये नया समाज की शुरुआती हुई, और इसमें धीरे धीरे कालांतर, यानी कुछ समय बाद जो है क्या हुआ, कुछ समय बाद जो है व्यवस्था लागू हुई और नया नियम जो बना, उसी नया नियम को हम क्या कहते हैं? फ्यूडलिज्म। और ये शब्द जो है फ्यूडल से बनाया गया है, लिया गया है, व्युत्पन्न किया गया है या बनाया गया है, फ्यूडल शब्द से बनाया गया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये आप बोलिए कि जो है बेटा कि पूर्वी रोमन साम्राज्य, इसकी राजधानी क्या है? कुस्तुनतनिया। और इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंटाइन जो है इसका क्या था? राजा था, साम्राज्य था। साम्राज्य का क्या नाम था? पूर्वी रोमन साम्राज्य का कॉन्स्टेंटाइन जो है नाम था, और इसकी राजधानी उन्होंने बनाया कॉन्स्टे। ये देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो ये बनाया राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल। कहीं कहीं आपको लिखा आ जाएगा, और कभी कभी ये शब्द आपको कॉन्स्टेंटाइन और जो है कॉन्स्टेंटिनोपल, तो ये राजा का नाम है, साम्राज्य का नाम है, सम्राट का नाम है। और ये क्या हो गया? ये आपका जो है कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये आपकी राजधानी हो गई। जो कुस्तुनतनिया है उसे हम यही बोलते हैं, इसका दूसरा नाम। और इसके बाद भी आज जिस नाम से फेमस है उसे हम कहते हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल नाम से फेमस है, ये तुर्की में है। ये कहाँ है? तुर्की में है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये राजधानी हो गई। पहले इसका नाम कुस्तुनतनिया था, कुस्तुनतनिया के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल।
उसके बाद जो है इस्तांबुल। और इसका सम्राट कौन था? तो कॉन्स्टेंटाइन इसका सम्राट था। बाइजेंटीनी साम्राज्य बोलते हैं और ये बाइजेंटाइन नाम से फेमस था, मशहूर था। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा फ्यूडलिज्म, यानी ये सामंतवाद जो है। सामंतवाद क्या है इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, फ्यूडलिज्म ये फ्यूडल शब्द से उत्पन्न हुआ है शब्द। चलिए, जब ये दो भागों में बटा, अभी हमने बोला हूं, जब ये दो भागों में बटा तो जो एक नया समाज बना, पहला रोमन तो अलग हो गया, दूसरा जो समाज बना जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइजेंटाइन या कांस्टेंटाइन, ये जो साम्राज्य बना उसमें एक नई व्यवस्था और नया समाज उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। यही धीरे धीरे चल के जो व्यवस्था पैदा हुई उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी व्यवस्था को फ्यूडलिज्म कहते हैं। चलिए, फ्यूडलिज्म क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, फ्यूडलिज्म पुरानी यूरोप की सामंत व्यवस्था है, अब की नहीं है, ये पुरानी यूरोप की सामंत व्यवस्था है। कब की? जब ये दो भागों में बटा था रोमन साम्राज्य। समझ में आ गया? तो फ्यूडलिज्म पुरानी रोमन साम्राज्य की या रोमन की जो है जब बटा था तब की जो है सामंत व्यवस्था है। तो इसको आप डायरेक्ट आप अपनी कॉपी पे फ्यूडलिज्म डालिए, इसका उत्पन्न सबसे पहले लिख लीजिए कि इसका व्युत्पन्न जो है ये फ्यूडल शब्द से हुआ है। इसके बाद फ्यूडलिज्म पुरानी यूरोप की सामंत व्यवस्था है, पुरानी यूरोप की सामंत व्यवस्था है। उसके बाद अब इसको जरा हम, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये सामंत व्यवस्था कैसे है क्या है, तो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर उस वक्त एक राजा होता था बहुत बड़ा, जो कई देशों पर, कई राज्य पर जो है शासन चलाता था, शासन करता था, तो राजा जो है सामंत को जमीन देता था। सामंत क्या होता था? सामंत एक ऐसा व्यक्ति होता था जो बड़े बड़े इलाकों में जमीन का मालिक था, उसे सामंत या लाड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो राजा सामंत को जमीन देता था, जो राजा था वो अपने नीचे अधिकारी को या सामंत को विश्वास करके उसको जमीन देता था। फिर सामंत जो है राजा को सैनिक देता था। अब हमारी बात सुनिए, इसी को फ्यूडलिज्म बोलते हैं, फ्यूडलिज्म बोलते हैं। अगर राजा पूरे शासन करता था पूरे कई देशों पर, तो वो जो है सैनिक सामंत को जमीन देता था कि आप इतनी जमीन लीजिए, इतने देश के हकदार हो जाएंगे। तब वो जो सामंत है वो जब कहीं राजा और राजा के बीच युद्ध होता था तब वो सैनिक देता था, उसकी सहायता करता था, इसीलिए वो जो है राजा जमीन देता था। तो राजा जो है सामंत को जमीन देता था और सामंत राजा को सैनिक देता था युद्ध करने के लिए। और सैनिक देता था, सैनिकों के घोड़े पे कुछ ठप्पा लगाए जाते थे, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस बाद में कर लेंगे। सामंत राजा को सैनिक देता था और किसान सामंत को अनाज देता था और मेहनत करता था। ये दो भागों में बटा था। देखो, पहले राजा जो है जमीन देता था सामंत को, सामंत जो है किसान को देता था, और किसान जो है क्या करता था, किसान जो है राजा सामंत को अनाज देता था और मेहनत करता था। ये सामंत जो लाड है ये थोड़ा अपने लिए कुछ हिस्सों पर अपना खुद काम करवाते थे, तो किसान उनका काम करते थे और किसान की कभी मजदूरी नहीं देते थे। वो अपना भी काम करते थे, सामंत का भी काम करते थे, और सामंत किसान जो है वो सामंत को अनाज भी देता था, मेहनत भी करता था, कर भी देता था, यानी टैक्स भी देता था। ये सब बात हो गई। अब यही आपका फ्यूडलिज्म है। इसको जरा उदाहरण के तौर पे हम समझ लीजिए। ये देखिए, ये राजा जमीन देता था लाड या सामंत को, तो समझ लीजिए कहीं पर आपके बुक में सामंत लिखा है या लाड लिखा है तो एक ही बात है, लाड या सामंत। सरदार लिखा है तो सरदार दूसरी बात है। लाड और सामंत के पास जमीन होता था और सरदार के पास कोई जमीन नहीं होता था, कोई ग्रुप, कोई समूह का नेता होता था। जरूरी नहीं है कि वो नेता है तो जमीन होगा। कोई कोई राजा सरदार को जमीन दे देता था, क्योंकि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको दे सकता था, क्योंकि जिसका वर्चस्व बना हो, वर्चस्व बना हो, वर्चस्व का मतलब समझ रहे हैं,
जी का दबदबा जिस क्षेत्र में बना हो, वर्चस्व बना हो, उसको हर व्यक्ति चुनता है। जैसे आपके क्षेत्र में कोई नई पोस्टिंग हुई पुलिस की, तो जो पुलिस है आपका, जो आपका पुलिस है, वो सबसे पहले उसी से मुलाकात करेगा और वो व्यक्ति उस पुलिस से सबसे पहले मुलाकात करेगा जिसका वर्चस्व है, जिसका दबदबा है। जैसे प्रधान है आपके गांव में, तो आपके गांव का प्रधान जो है उसका आपके क्षेत्र में, आपके ग्रामवासी में जो है दबदबा बना है। इसलिए ये पुलिस जो है सीधा, जो नई पोस्टिंग होती है वो सीधा प्रधान से संपर्क करता है, उसके बाद जो है कार्य चालू होते हैं। क्योंकि इसमें भी बहुत लंबी जो है कथा होती है। तो ये इतिहास क्या है, एक प्रकार की कथा ही है, क्योंकि इसे समझा जा सकता है, रटा नहीं जा सकता है। इतनी बात आपको पहले से पता, अगर नहीं पता है तो इस शब्द को आप कहीं पे लिख कर रख लीजिए कि इतिहास कोई रटने वाली चीज नहीं है, बस समझने वाली चीज है। चलिए, तो अब राजा जमीन देता था लाड को या सामंत को। फिर क्या करता था, लाड या सामंत खेती करवाने के लिए किसान को देता था, किसान को देता था। उसके बाद किसान अनाज कर देता था, यानी अनाज देता था और कर देता था किसान। और सामंत जो है, लाड जो है, लाड या सामंत किसको देता था, सामंत और लाड को। फिर लाड सामंत जो है सेना और सेवा देता था राजा को। पहले राजा जमीन देता था लाड को या सामंत को, फिर लाड सामंत जो है वो खेती करवाते थे किसान से, फिर किसान जो है अनाज और कर देता था सामंत को। क्योंकि जैसे हम सामंत हैं, हम किसान को जमीन देंगे तो वो कर और अनाज जो है हमें देगा, क्योंकि राजा को नहीं देगा, राजा से हमसे निपटना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, लाड सामंत जो है वो सेना देता था और सेवा देता था राजा को। जब किसी के बीच युद्ध होता था तब सेना और क्या देता था, सेवा करता था राजा से। अगर राजा का सेवा न करता तो राजा अकेला व्यक्ति था और वो मार डाला जाता। कई राज्यों, कई कत्ले, कई राजा के भाई की और कई राजा की रानियां इसमें जो है मर गई हैं। इतिहास इसी को कहते हैं कि पुराने समय में जो घटना हुई है उन घटना का विवरण, उन घटना की कथा को हम इतिहास कहते हैं। चलिए, अब थोड़ा हम डिस्कस कर लें कि सामंत क्या है, लाड क्या है, क्योंकि ये फ्यूडलिज्म में बार बार सामंत लाड आता रहता है। चलिए, सामंत क्या है, राजा से जमीन पाकर शासन चलाने वाला बड़ा जमींदार। राजा से जमीन पाकर और शासन चलाने वाला बड़ा जमींदार सामंत होता था या लाड होता था। लाड जो होता बड़े बड़े देश पर, बड़े बड़े राज्य पर जो है जमीन पर जो है क्या करता था, काबू, जमीन को काबू करता था, जमीन के ऊपर दबदबा बनाता था। और जो है ये छोटा जमींदार क्या है, छोटा जमींदार ये होता, छोटा सामंत ये होता, छोटा लाड ये होता है कि कुछ ही क्षेत्र में, जैसे अगर मतलब कई देश में जो बनाया, जैसे भारत में बनाया, और फिर भारत के बाद जैसे बात करें कि कोई भारत में यूपी के अंदर बनाया, कोई सहारनपुर में बनाया, कोई बिहार में बनाया, तो ये सब छोटे छोटे जैसे, और बहुत छोटे अगर आ जाएं तो आप बात कर ले एक गांव में जिसका वर्चस्व हो, सामंत उसी को जमीन देता था और किसानों से खेती करवाता था। तब ये सब सिस्टम होता था। इसी सिस्टम को फ्यूडलिज्म बोलते हैं। इसको हमने कई बार डिस्कस कर लिया। सामंत के बारे में पता हो गया। सामंत क्या होता, राजा से जमीन पाकर शासन चलाने वाला बड़ा जमींदार सामंत होता था। और बड़ा जमींदार जो है छोटे जमींदार को जमीन देता था, फिर वो किसानों से खेती करवाता था। इतनी बात समझ में आएगी। कभी कभी ये सामान सीधा खेती करवाता था। सरदार क्या है, किसी समूह या लोग का नेता। जरूरी नहीं है कि वो जमीन वाला हो, कोई समूह या ग्रुप का नेता सरदार कहलाता है। जरूरी नहीं है कि राजा उसे अपना सामंत बनाए हो। यहाँ पे ये होता है, जो जनता होती है, जो किसान होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो अपना सरदार चुने रहते हैं। मगर कभी कदार राजा जो है सरदार को जमीन नहीं देता, सामंत को देता है। और कभी कदार देखता है कि ये सरदार जो है इसका वर्चस्व बढ़िया बना है, दबदबा बना है, और हम जमीन इसी को दे देंगे, क्योंकि जब युद्ध का समय आएगा तो ये हमको सेना दे देगा और ये मेरी सेवा भी करेगा। तो कभी कदार राजा जो है सरदार को भी जमीन दे देता था। इसके बाद क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद, अभी हमने बताया रोमन साम्राज्य दो भागों में बटा। विघटन के बाद पश्चिम यूरोप में एक नया प्रकार की समाज और नई शासन व्यवस्था का जन्म हुआ।
शासन व्यवस्था का जन्म हुआ, नई समाज और नया शासन व्यवस्था का जन्म हुआ। धीरे धीरे विकसित होकर आगे वही व्यवस्था को हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। जो विकसित होने वाली व्यवस्था जब दो भागों में बटा तो जो है पश्चिम यूरोप में एक नया प्रकार का समाज या नई व्यवस्था उत्पन्न हुई। उसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? उसी व्यवस्था को हम जो है व्यवस्था को फ्यूडलिज्म कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, फिर चलते हैं। ये आपका पहला और दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट, तो ये का आपका तीसरा पॉइंट है। तीसरा देखिए क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है फ्यूडलिज्म लैटिन शब्द फ्यूडम से उत्पन्न किया गया है या व्युत्पन्न किया गया है। हमने बताया है कि ये जो फ्यूडलिज्म शब्द है ये फ्यूडल से उत्पन्न किया जाता है। फ्यूडम ये क्या है? ये लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द से उत्पन्न किया गया है। नेक्स्ट क्या है? जिसका अंग्रेजी अनुवाद फीफ होता है। जो फ्यूडलिज्म है या फ्यूडल है, ये इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद कहा जाए तो ये फीफ होता है। फीफ ये क्या होता है? ये FIEF फीफ होता है। फीफ का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, जागीर। फीफ का मतलब जागीर, जगीर का मतलब जमीन का टुकड़ा, क्योंकि राजा जगीर ही देता था सामंत को या फीफ ही देता था सामंत को। इसे अंग्रेजी में फीफ कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट है फीफ राजा द्वारा दिया गया जमीन का टुकड़ा या जगीर होता था। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या है? इस समाज में सबसे शक्तिशाली वे सरदार जो अपने अनुयायियों के बल पर बड़े बड़े इलाकों पर हावी थे। उस समय जो सरदार थे ये अपने अनुयायियों के बल पे बहुत बड़े बड़े इलाकों पर हावी थे, दबदबा था। सरदार के अनुयायियों क्या होता है? अनुयायी क्या होता है? जैसे किसी राजा के पीछे या किसी नेता के पीछे जो व्यक्ति होते हैं वो नेता के अनुयायी होते हैं। नेता जितना कहता है उतना वो व्यक्त करते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के पीछे जो व्यक्ति हो तो उसे उनके अनुयायी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो अनुयायी के बल पे, क्योंकि अनुयायी ज्यादा जिसके पास होंगे तो वो ज्यादा अपनी रौनक करेगा, दादागिरी करेगा, नेता बनेगा। और जिसके पास कोई पीछे नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब मजबूत होता है हाथ तो सब कुछ लोग कर लेते हैं। और जो मजबूत कोई चीज़ आपकी व्यवस्था नहीं होती है तो कुछ नहीं मजबूत हो पाता, कुछ आप कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जब काफ़ी लोग होते हैं तो बेहतर होता है। अगर आप अकेले रहें तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो उनके अनुयायी होते थे और अनुयायियों के बल पे, क्योंकि अगर कोई सरदार उनको दबाएगा तो उनके पास ज़्यादा है युद्ध करने के लिए अनुयायी, अगर तो इसीलिए वो ज़्यादा शासन करते थे और ज़्यादा जो है बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करते थे। तो अनुयायी क्या होता है? अनुयायी पीछे चलने वाले या मानने वाले लोग, उसके पीछे चलने वाले। जैसे बात कर ले नेता के साथ चलने वाले लोग, नेता के अनुयायी। नेता के साथ चलने वाले नेता के अनुयायी। बीजेपी नेता के साथ चलने वाले बीजेपी नेता के अनुयायी। यानी किसी व्यक्ति के पीछे चलने वाले लोग उस व्यक्ति के अनुयायी कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? फिर हम 6 है शासन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे राजा। एक अधिक शक्तिशाली सामंत जैसा होता था। जैसे सामंत जो है अपने जो है शासन चलाता था, उसी प्रकार राजा भी शासन चलाता था। तो राजा सामंत के जैसे होता था। जैसे बड़े बड़े इलाकों पर सामंत जो है हावी किया था, दबदबा बनाया था, तो जमीन देता था, तो वो सामंत की तरह राजा होता था। राजा सामंत की तरह होता था। और कालांतर में राजतंत्र, यानी उसके बाद कुछ समय बाद, यहाँ पे ध्यान दीजिए, शक्तिशाली सामंत होता था और राजा अधिक शक्तिशाली सामंत होता था। ये हमने अभी बताया कि राजा जो है सामंत जैसा अधिक शक्तिशाली होता था। फिर कालांतर में राजतंत्र, यानी कालांतर का मतलब कुछ समय बाद, जब वो बटा उसके कुछ समय बाद क्या हुआ? राजतंत्र। राज का मतलब जो राजा अपना शासन चला रहा था, तो राजा का शासन राजतंत्र कहलाता है। मजबूत हुआ और सरदारों की शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया। अब यहाँ पे देखिए, जब राजा और सामंत मिल गए
तो जो सरदार थे बड़े बड़े अनुयायियों के कारण बड़े बड़े इलाकों पे हावी थे, तो उनका क्या किया, उन पर अंकुश प्रयत्न करने का कोशिश किया। यानी अंकुश प्रयत्न यानी कालांतर राजतंत्र बढ़ा तो सरदारों की सख्त पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया कि उनकी कम सख्त जो है कमजोर पड़ जाए, तो सख्त किया। और बार बार आपस में लड़ते थे। किस लिए वो कम करने के लिए कहा कि इनकी शक्तियां कम पड़ जाए। किस लिए कहा, इसलिए कहा कि वो सरदार, जानते हो आप, अगर कोई गांव है या कोई बड़ा क्षेत्र है तो दो सरदार होते थे, तो आपस में लड़ते थे और लड़ने से जो है अराजकता खत्म हो जाती थी, जिसे हम बोलते हैं कानून कायदा नहीं होता था। अगर कोई राजा किसी राजा से लड़े या कोई व्यक्ति से लड़े तो कानून के हिसाब से लड़ सकता है, ये ना हो कि बिना गलती के या कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं दिया गया है कानून के हिसाब से। तो ये अराजकता फैलती थी, यानी उलट पुलट के काम होते थे, गलत सही सब होते थे। इसीलिए जो ऊपर का राजा था इनके शक्तियों पे पाबंद लगाने का कोशिश किया कि ये अगर हम इनकी शक्तियां हटा देंगे तो ये जो अराजकता फैलाए हैं, ये जो उल्ट पुलट काम करवा रहे हैं, ये नहीं होगा, जब खराब काम करवा रहे हैं ये नहीं होगा। तो अराजकता का मतलब समझ रहे हैं क्या होगा, है गलत काम या सही तरीके से किसी काम को ना करना अराजकता कहलाता है, अराजकता कहलाता है। जैसे किसी काम को सही तरीके से सही ढंग से ना किया जा सके। यानी हम बात कर ले कि जो है अराजकता, ये कानून कायदा ना होना या कोई काम कानून कायदा ना होना। जैसे हम कोई काम करवा रहे हैं तो इसका कानून होना चाहिए, इसका कायदा होना चाहिए कि कैसे कराया जाए। अब ये ना हो कि हम रोड बनवा रहे हैं तो जहाँ से इच्छा बोले वहाँ से बनवा दें, नहीं, इसका कानून और कायदा होना चाहिए, अराजकता होना चाहिए कि युद्ध ना हो। युद्ध होगा तो जो व्यक्ति हैं इधर के उधर उल्ट पलट जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। तो इसको हटाने के लिए, अराजकता हटाने के लिए जो है क्या, सरदारों का अंकुश लगाने का प्रयत्न किया राजाओं ने, सामंत ने। क्योंकि सामंत अकेले बचा, इससे बड़ा राजा, सरदार अकेले बचा, इससे बड़ा राजा और सामंत, ये दो लोग मिलके इनकी शक्तियां को बेकार करने की कोशिश किया। ये भी कुछ आगे चल के अपने छोटे सामंत खोजे, लाड खोजे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।